अस्सलामुअलैकुम। आज के अखबार के साथ मौलाना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। ऐवान बाला का इंतखाब ओपन बैलेट से होगा। ऑर्डिनेंस जारी। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है। दो ऐवान हैं, ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला। दोनों से कानून साजी होती है। हुकूमत भी है और अपोजिशन भी। पार्लिमान में दो ऐवानों के बावजूद ऐवान बाला के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। पार्लिमान का लफ्ज़ी मतलब तो बहस मुवासा है, लेकिन हमारे यहाँ इसका मतलब बहस तमाशा बन चुका। ऐवान ज़ेरी में शो ऑफ हैंड्स का बिल लाया गया था। अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। फिर क्या था? मुकद्दस ऐवान में शो ऑफ हैंड के लिए ऐसा शो लगा कि तू तकरार, चोर, डाकू, गालम गलोच, धींगा मुश्ती, धक्कम पेल सब हुआ, लेकिन बिल का कुछ ना हुआ। उल्टा सिक्योरिटी तलब करना पड़ी और अहम इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बकौल शायर, गैरों ने एजादात से दुनिया को सुख दिए, हम हैं कि मसला जात से आगे ना जा सके। ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन का रद्द अमल भी सामने आ गया। PDM का कहना है कि हुकूमत घबरा गई, अपने अरकान पर अदम एतमाद कर दिया। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामान कर सकता है। ऑर्डिनेंस की भरपूर मुखालफत करेंगे। अवाम ने नुमाइंदों की तहजीब और तकजीब दोनों देख ली। तहजीब का मुंह बोलता सबूत तो पार्लिमान है, लेकिन तकजीब का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म यू टर्न के कायल हैं, घर और नौकरियों के नारे अभी तक चूंकि तू हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तो कई बार हुकूमत गिरा चुका। बकौल शायर, बहबूदी अवाम अभी ज़ेर गौर है, यानी हर एक काम अभी ज़ेर गौर है। पेट्रोल, बिजली और गैस बार बार महंगे किए जा रहे हैं। आटा, चीनी, दालें भी पहुंच से बाहर हैं। भूख, अफलास और नंग भी बढ़ गई। पार्लिमान में वैसे ही जंग होती है। गरीब और मुतवस्सत तबके का तो जीना मरना दोनों मुश्किल हो गए। हुकूमत को सब अच्छा नज़र आता है। अपोजिशन वैसे ही एहतजाज पर है। चक्की में पिसती अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? बकौल शायर, किसी उम्मीद पर वोटर किसी को वोट देता है, फिर उसके बाद वोटर की पशेमानी नहीं जाती। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। पहले मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ कराऊंगा, बड़ी हमजय शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। आर्टिकल राइटर हैं, प्रोफेसर हैं, मुख्तसरन PhD स्कॉलर और तजिया कार हैं। मेरे साथ मौजूद मुनव्वर महर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राना साहब, थैंक यू। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख दूँ। उनका ताल्लुक शोबा सियासत से है और सियासत भी हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक है। रहनुमा PTI जनाब राजा मुबीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सर। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के आपने प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहले मैं ज़रा राया साहब आपकी जानब आऊँगा। सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज़ अल अमल। अरकान ने किसे वोट दिया, पार्टी सरबराह को सब मालूम हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। मुकर्रर तारीख तक अदालती फैसला ना आया तो शो ऑफ हैंड नहीं हो सकेगा। राय साहब, आप तो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सवाल मेरा ये है कि कैसे देख रहे हैं इस ऑर्डिनेंस को? यानी पार्लियामान है, पार्लियामान के होते हुए अगर आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया और उसके बाद इसकी यूँ कह लें कि शेड्यूल जारी होना है अभी, और अगर मुकर्रर तारीख तक अदालती फ़ैसला ना आया, जो रेफरेंस पहले से वहाँ पे क्या हुआ है, तो फिर शो ऑफ हैंड नहीं हो सकेगा। तो कैसे देख रहे हैं, कितनी कामयाबी आपको नज़र आ रही है? सबसे पहले आदिल साहब आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, हम आपके पास आए। उसके बाद सर सेनेट पे आता हूँ। सर सिंपल सा लॉजिक है, ये समझ लोगों को नहीं आ रहा, ना हमारी अपोजिशन। मैं तो कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के जो खान साहब कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, अपोजिशन के हक़ में। क्योंकि देखें, अपोजिशन जैसे बात कर रही है, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ बात करती है अक्सर, तो उसमें जो सच्चा मुसलमान होता है ना, उनकी पार्टी में भी काफ़ी अच्छी शख्सियात हैं जिनको ये चीज़ ना गुजरती है। जब वोटिंग होगी डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को ही देंगे, हमारे काम देख के, जैसे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट आवाम के साथ। इसी तरह से सर वो चाह रहे हैं ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए, हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये खान साहब इमरान खान नाम है रूल सेट करने का, कि भाई बाद में जब भी ये हॉर्स राइडिंग करते हैं
वो हमारी पार्टी से काले भेड़िए हों या उनकी पार्टी से काले भेड़िए हों, जो पार्टी आपको टिकट देती है, जिसकी वजह से आपको इज़्ज़त मिलती है, आप एक फेज़ होते हैं, पहले आपको कोई नहीं जानता, आप सेनेट में आते हैं, सेनेटर आपके साथ लग जाता है, आपकी एक वैल्यू होती है। तो सर वो पार्टी आपके साथ इतना करती है तो आप उसके साथ लॉयल हो, आपका वोट उस पार्टी को ही जाना चाहिए, आपका दूसरी पार्टी को नहीं जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा काम है। और रही बात आपने सवाल जो किया, हम अपनी तरफ से सर अच्छे काम की कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा अदारा है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा फैसला करेंगे। बाकी जो भी फैसला होगा तो आगे जो खान साहब का अमल होगा। लेकिन एक बड़ी काबिल गौर बात है राजा साहब, आपको क्या लगता है जमहूरियत के होते हुए, जमहूरी मुल्क होते हुए, पार्लियामान होते हुए, ऐवान होते हुए, 2 ऐवान है आपके पास, कानून साजी करनी होती है, तो फिर भी आप ऑर्डिनेंस की तरफ चले गए? सर वज़ीर आज़म ऑर्डिनेंस की जाने भी क्यों गए? आखिर क्या इतनी ऐसी ज़रूरत है कि जब पार्लियामान होते हुए आपका ये काम नहीं हो पा रहा, तो आखिर क्या वजह है? सर मुझे ये बताएं, अपोजिशन हमेशा ब्लैकमेलिंग करती है। आप कौमी असम्बली से जब कोई बिल पास कराते हैं, आपका बिल सेनेट में आता है, ठीक है, जब सेनेट में आपका बिल आता है तो ज़ाहिर सी बात है आप मेजोरिटी देखते हैं तो अपोजिशन की मेजोरिटी है, वो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि अवाम के लिए हम कोई अच्छा सोचें, खान साहब सोचें, तो वो जो चीज़ है जो खान साहब करने आए हैं तो वो पूरी होनी चाहिए और अवाम के हक़ के अंदर होना चाहिए। ये नहीं अब ज़ातियात की सियासत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन उनका ब्लैकमेलिंग का यही वजह है कि हमारे जो बंदे अंदर हैं, हमारे जो केसेस लगे हुए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। हम वो नहीं कर सकते। हमारा नारा यही था, जब अवाम के साथ आए, अवाम के बीच आए, हमारा यही था, हम सबसे पहले चोरों को अंदर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखा दिया, बड़े बड़े लोगों को करके दिखा दिया। तो ये सब लेकिन मैं किसी हद तक ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि अपोजिशन का बड़ा ये मौक़िफ़ है कि आखिर क्यों किया जा रहा है जब अपोजिशन नहीं मान रही, या इसमें कोई शक नहीं कि ऐवान के अराकीन जो हैं, असम्बली के अराकीन अगर नहीं मान रहे तो आप अकेले से सब कुछ कर लेंगे? सर अकेले से नहीं, एक बंदा कोशिश लेके निकलता है, नज़रिया लोगों का चेंज करता है। सारे नज़रियाती नहीं होते, एक ही नज़रिया होता है, एक बंदे के पास होता है, फिर वो सब। यानी आपको ये लगता है कि नज़रियाती फैसला है और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए लाया गया, जिसका टिकट है उसको मिले। सही। मैं मुनव्वर मार से पूछ रहा हूँ, मुनव्वर आप कैसे देख रहे हैं? सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होगा और ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, और वो ऑर्डिनेंस भी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट की राय से, और अगर जो मुकर्रर तारीख है शेड्यूल की इलेक्शन कमीशन की, उसमें ताख़ीर हो जाती है तो फिर वो ऑर्डिनेंस भी जो है वो कारगर नहीं होगा, शो ऑफ हैंड्स नहीं हो सकेगा। तो ये सारी की सारी मूव को कैसे देख रहे हैं हुकूमत की? देखें राना साहब, सबसे पहले जो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ओपन बैलेट होना चाहिए, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। वो क्यों सपोर्ट करता हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखें, जो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी का एक की कंपोनेंट होता है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। तो निज़ाम में जितना ज़्यादा निज़ाम शफाफ होगा, क्योंकि ये अवामी निज़ाम है ना, डेमोक्रेसी अवामी निज़ाम होता है। अब आप छुपा के ये काम करें तो वो उसमें ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है वो नहीं रहता। तो जितना ज़्यादा शफाफ निज़ाम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट में, ठीक है, जो खरीदो फरोख्त होती है, उसको भी रोका जा सकेगा अगर ये शो ऑफ हैंड होगा, ओपन बैलेटिंग होगी, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। ये मेरिट के ऊपर मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के इस मूव को कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, जिस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक तो ये है कि टाइमिंग, जिस तरह के मुल्क में हालात चल रहे हैं, सियासी मुहाज़ाराई की जो फ़िज़ा है, उसमें ये पीटीआई का ये इस तरफ जाना कि जी ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, वो इसलिए जो एक तासुर ये है कि वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खुद शक है अपने जो उनके अरकान हैं कि वो फिर ना जाए, ठीक है, सही, तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनको रोका जाए, प्रीएम्प्ट किया जाए, और वो ताकि शो ऑफ हैंड हो तो फिर कोई जो है ना वो अपनी लॉयल्टी चेंज नहीं कर सकता। सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो उसमें तो आपको कोई नहीं पता कि आपने किसको वोट दिया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ कंट्रोवर्शियल इस सारी चीज़ को बनाती है वो है तरीका, ठीक है। देखें, जमहूरियत में जो है ना आप कानून साजी करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड बना दिया है ऑर्डिनेंसेस का, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस जो है ना ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये जमहूरी जो है ना एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें आपने अपोजिशन को साथ मिला के चलना है। अपोजिशन ने अगर आप उनके वोट मिलाएं तो पीटीआई से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए हैं, ठीक है, तो उनको भी एक मैंडेट वो है। और दूसरा अपोजिशन जो है ना, वो अपोजिशन इज अ गवर्नमेंट इन द वेटिंग, कहीं भी किसी भी। तो आप ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि आप उस फ्रंट पे आपका फेलियर है कि आप कानून साजी नहीं कर पा रहे 2.5 साल में मुल्क के अंदर। आप ये काम करें, इसमें मैंने कहा ना, ये तो हम इसको सपोर्ट करते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी इसमें सिस्टम में आएगी, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। आप डेमोक्रेटिक तरीका यूज़ करें, आप कानून साजी करें, आप आइन में तरमीम करें, उसके बाद आप ये काम करें, बिल्कुल।
और उसके बाद फिर आप ये अभी ऑर्डिनेंस के जरिए जब आप ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो इसका मतलब ना आपने अपोजिशन से कोई कंसल्टेशन की ना, ये तो एक नहीं, मैं यहाँ पे बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और दूसरी हेडलाइन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं उनका बयान भी यही आया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के। एक तो इसमें ताखीर की गई, एक तो उन्होंने बोला कि हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है, घबराहट का सबूत है ये ओपन बैलेट के लिए ऑर्डिनेंस का लाना, और दुरुस्त वक्त पर फैसला कर लिया जाता तो कानून साजी हो जाती। और इसके साथ साथ वो कहते हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया अपनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तो वाकई आपको ये लगता है कि अपोजिशन ठीक है, ये गैर जमहूरी? जी बिल्कुल, ये तरीका गैर जमहूरी है। देखें, ऑर्डिनेंसेस होता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, जब आप कोई हालत जंग होती है कि कानून साजी मुश्किल हो, आपस में इकट्ठे होना उनका मुश्किल हो, तो फिर चलें आप ऑर्डिनेंस वो कर देते हैं। उस ऑर्डिनेंस का आइन में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हर बार ऑर्डिनेंसेस, हर चीज़ पे ऑर्डिनेंस, तो ये एक अथॉरिटेरियन एक टेंडेंसी है ना, वो उसकी अक्कासी करती है। देखें राना साहब, सेनेट जो है ना पाकिस्तान, उसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंस है, अनफॉर्चुनेटली जो उसको नहीं मिलती। देखें, सेनेट जो है ना वो एक हाउस ऑफ पाकिस्तान है, उसमें वो चारों सूबों की बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी बड़ी सेंसिटिविटी है। तो उसको हमें इस तरह के कामों के जरिए, सबसे ज्यादा जो अहम चीज है, जो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, वो है मुकन्नना, कि वो कानून साजी वहां पे होती है। कानून साजी, जब इदारों में कानून साजी ना हो तो फिर वो किस लिए हैं? नहीं, तो हैरत की बात यह है कि कानून साजी जिन्होंने करनी होती है वो करने के लिए वहां पे लड़ाई झगड़े, ये कानून साजी आप तब कर पाते हैं जब आपकी अपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप होती है। देखें, जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद ये बिलावल, PML नून, शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट, सबने कहा कि जी ठीक है, जैसे भी आगे हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो अपोजिशन ने ऑफर की थी कि हम आपके साथ जो है ना वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना वो इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि एक कानून साजी हो, मुल्क जो है ना आगे चल पड़े एक बेहतरी की तरफ, ठीक है। लेकिन 2.5 साल जो मेरे नज़र में गवर्नमेंट ने अपने वेस्ट कर दिए हैं जो अकाउंटेबिलिटी के उस पर, और अकाउंटेबिलिटी जो जितने ज़्यादा स्कैंडल आए हैं और पार्टी के अंदर जो लोग उसमें मुलविस निकले हैं, बिल्कुल अपने बहुत सारे लोग जो है वो जो बहरान आए, ये एक बिल्कुल कंट्राडिक्शन को रिफ्लेक्ट करते। अपनी रिपोर्ट्स थी, शुगर इंक्वायरी पे किसने, अपोजिशन ने रिपोर्ट तो नहीं रिलीज की, अपोजिशन ने कमेटी तो नहीं बनाई थी, गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी, और उस कमेटी के क्या फाइंडिंग्स थी वो आप सबको पता है। तो ये जो है ना अब जमहूरी तरीके हमें अडॉप्ट करने चाहिए, मुल्क के लिए भी बेहतर है, PTI के लिए भी बेहतर है, सेनेट के लिए बेहतर है, अवाम के लिए भी जो है ना। ये राय साहब आपकी जानिब आऊँगा, और वही जो सवाल है मेरा, जो बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि गैर जमहूरी तरीका अपनाया गया है हुकूमत की जानिब से। दूसरा, वाकई उसमें ताखीर की गई है, अगर वक्त पे किया जाता तो शायद ये वक्त इतना होता कि कानून साजी भी हो जाती और गौर खोज भी होता उस पर, और फिर कोई लाएमल सामने आता तो समझ आती कि जी अपोजिशन ने जल्दी कर दी या बयानबाजी कर दी। तो कैसे देख रहे हैं? दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस हुकूमत की घबराहट का नतीजा है, सबूत है। सर, घबराहट वहाँ होती है जो बोलते हैं। हमने एक चीज़ करने की कोशिश की है ताकि इलेक्शन शफाफ हो सके, और वो आपने भी देखा, सब ने देखा, ज़्यादा माइक पे आजकल कौन बोल रहा है। घबराहट उनकी है, वो चाह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, और दूसरी बात शफाफ होना चाहिए, लेकिन सिस्टम तो है ना। सर, इलेक्शन करना किन्होंने है, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किन की है, ऐवान में बैठे लोगों उसका सर मैं आपको जवाब देता हूँ। सिस्टम ज़रूर है, अवान भी, मेरे भाई ने बात की, जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम में सर आपने उनके साथ जब बैठना है एक पेज पे, तो अपनी टर्म एंड कंडीशन से बैठना है, वो आपकी टर्म एंड कंडीशन से बैठेंगे। फिर आप जो वो आपको बता रहे हैं वो चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी, उनके सारे बंदे आपको बाहर करने पड़ेंगे। तो आवाम के साथ साथ नाइंसाफ़ी है कि नहीं? हमारा यही है कि हम किसी भी जो बंदा करप्ट है इस मुल्क में, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। खान साहब का ये उसी सॉफ्ट विजन है, तो हम इस तरह उनके साथ तो बैठ सकते ही नहीं कभी सूरत में। अगर वो सही तरह से बैठना चाहें, हमने कितने ऑप्शन दिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑप्शन दिए, शिब्बी फराज साहब उनके पास खुद गए कि आप बैठो, लेकिन उन्होंने वो डिबेट नहीं करनी। सिस्टम को सिस्टम तब भी चेंज होता है जब सब मिल के बैठें, एक डिबेट हो और पाकिस्तान का सोचें। ये तो पाकिस्तान का सोचते नहीं, सिर्फ सेल्फ अपने लिए सोचते हैं, तो सर कैसे बात होगी? नहीं, तो अगर ऐसा ही सोच लिया जाए कि बड़ा शफाफियत का ख्याल आता है, तो वाकई चेयरमैन सेनेट के वक्त जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त भी तो ये कहा जा सकता था कि हम इन लोगों को नहीं मानते जिन्होंने वोट इधर दे दिया, क्योंकि वो काउंटिंग, या जब वो पहले काउंटिंग की गई तो वो 64 थे, और उसके बाद आपको भी पता कितने सर जितने हो गए, लेकिन उसमें उस वक्त कोई शफाफियत का ख्याल। सुने सर, हमने किसी को नहीं कहा, अपनी मोहब्बत से जो लोग चाहते थे उन्होंने वोट डाला, तो हमने इसकी मोहब्बत जिसकी तरफ जाएगी तो डलेगा। सर हम वो चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। खान साहब ने कितने रूल सेट किए हैं, आज एक और रूल एक बंदा सेट करके पाकिस्तानी कौम को दे के जा रहा है कि भाई इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि लोग इन्होंने अदारे के खिलाफ। ये जो अभी ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल है, ये मेरे ख्याल में एक बार ही हो पाएगा, एक ही बार। सर बाद में फिर बिल तरमीम हो जाएगी, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा।
लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक लोगों के सामने एक बेहतरीन काम हो तरमीम जाए कराने के लिए ये ऑर्डिनेंस ही ज़रूरी था, और वज़ीर आज़म चाहते हैं तो आप ये समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए इलेक्शन। चलें। लेकिन मैं मुराद सईद का बयान आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि जी सेनेट इंतखाबात में करप्ट सियासतदानों का ईमानदार क़यादत से मुकाबला होगा, और अपोजिशन पर तो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की मनसूबा साजी का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन एक ईमानदार लफ्ज़ तो मरियम बीबी भी बोलती हैं इमरान खान के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में। जी बिल्कुल सर। अब ये ईमानदारी कहीं उससे रिजेंबल तो नहीं करती है? इन्होंने बोला इसलिए ईमानदार हैं, या वो बोलें तो भी ईमानदार हैं? सर मरीम नवाज़ का जो आप उनकी बात ले रहे हैं, तो मरीम नवाज़ बिल्कुल डिफरेंट बोलती हैं। वो एक अपने वालिद साहब की जो है वो इंतकामी सूरत हाल में बोलती हैं। चलिए ठीक है, मैं मान गया, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि मुराद तो सईद हम साहब ईमानदार तो खान साहब की ईमानदारी पे सर आपको सवाल नहीं होना चाहिए। आम से पहले आपने उन्होंने स्टडी किया हुआ है, पूरी दुनिया ईमानदारी शफाफ। खान साहब की ईमानदारी, शख्सियत, उनकी उस पे कोई और कदर दूसरी नहीं, बात सर, कोई कदर नहीं बिल्कुल। है। और दूसरी लेकिन बात, मुराद साहब की बात मानी जाए। सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे चुकी है। मैंने बोल दिया उनकी शख्सियत पे वैसे भी कोई कदर तो सर वो ईमानदार हुए ना, क्लीन है। फिर तो लोग बोलेंगे करप्ट सियासतदान और ईमानदार क़यादत का मुकाबला है। मुराद सईद तो कहते थे कि दूसरे ही दिन कर्जे भी उन्होंने वापस करने हैं, 100 अरब कहीं दे देना, 100 अरब कहीं दे देना, सर कर्जे लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी। तो वो उसकी क्या सूरत हाल है? सर कर्जे वापस हुए नहीं है, सऊदीया के कर्जे वापस हुए हैं, लेकिन वो लिए हुए आपने दिए हैं, जो आपने दिए वो रखे हुए थे पाकिस्तानी, वो वापस लाने। मुझे ये बताएं सर, हम जब लूटी हुई दौलत में सर काफ़ी रिकवरी हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी जो रिकवरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जब से हमारे पास इक़्तिदार आया, हम बैठे गवर्नमेंट के अंदर, सर कितने चैलेंजेस आ गए, हम उससे लड़ते गए। फिर इनके जो ब्लैकमेलर काली भेड़िए हैं सारे, जो इनकी मिलें सारी स्टार्ट होती हैं काले भेड़ियों की, जो भी है उन्होंने ब्लैकमेल, इन्होंने हर तरीके से हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हुकूमत है, आप हुकूमत में हैं, इक़्तिदार है आपके पास, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, अवाम का तो आपको सोचना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ जो गुजर रही है उसका ख्याल है आपको? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है। महंगाई की सूरत हाल सर, मैं आपको देखें वो बात नहीं, महंगाई है, मैं इससे दो राय नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात ये, अवाम है तो सियासतदान है, हमारी वैल्यू हमारी अवाम से है, बिल्कुल हमारी और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सर, मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा कि जब एक बंदा शफाफ आपके पास आ जाए, उसने जो वादा किया है करप्ट लोगों को अंदर करना शुरू कर दे और हिसाब लेना शुरू कर दे कि आपने इतनी दौलत कहाँ लेके गए भाई, बताओ तो मुझे हिसाब दो, फिर उस बंदे पे आप ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दो। आप मुझे एक बंदा आटा सस्ता करना चाह रहा है, आप आटे की जितनी मिल्स हैं सारी हैं उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। आपने हर तरह से वेयर हाउसेस से उसे ब्लैकमेल किया है। बनी है उसकी रिपोर्ट्स तो आपकी हुकूमत ने खुद बनाई है। सर हुकूमत ने बनाई है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, लेकिन खान साहब को हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, ऑयल तक ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। एक बंदे को आप एक फिट करके एक कैटेगरी में रख दें, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से वो लड़ रहा है। इंशाल्लाह चंद टाइम है, थोड़ा सा 6 मंथ रह गया, उसके बाद भलाई की सूरत हाल नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ के बाद आप देखेंगे, अभी स्टार्ट 6 मंथ के बाद आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टेबल अपनी जगह पे आ जाएगी, बेहतरीन जो खान साहब से। सही। मुनव्वर महर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुराद सईद ये कहते हैं कि जी करप्ट सियासतदान और ईमानदार क़यादत का मुकाबला होगा, इत्तफाक करते हैं? जैसा कि आपने भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिक्र किया कि जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे, सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे, तो उसमें जो चीज़ हॉर्स ट्रेडिंग या जो भी चीज़ हुई तो उस वक्त वो हलाल थी, पीटीआई ने भी सपोर्ट किया। बल्कि मैं यहाँ पे एक जुमला और कोट करूंगा कि पीटीआई ने एक रवायत भी डाली थी कि इन्होंने अपने 20 निकाल दिए थे, फौरन निकाल दिए। कोई कर सकता है सर, मेरा वाकई सवाल है, लेकिन मैं और पीपीपी जो है ना उसको भी उसने भी रोल प्ले किया जो है ना उसमें सेनेट चेयरमैन के जो इलेक्शंस में, ठीक है। और वो एक अनडेमोक्रेटिक एक तरीका था, ठीक है, दोनों पार्टीज का। तो उस वक्त वो चीज़ ठीक थी। देखें, अफसोस की बात यह होती है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कहते हैं ये चीज़ गलत है, जब आप खुद ही पावर में आ जाते हैं तो आप कहते हैं ये चीज़ ठीक है। इससे आपका काम तो चल जाता है, आप पावर में। अब ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो हमारी अपोजिशन है वो भी जब पावर में आती है तो इस तरह के काम करते हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा ना, हॉर्स ट्रेडिंग पीटीआई ये होती रही है पिछले जो है ना 30-40 साल से ये चीज़ चल रही है। लेकिन इससे ये होता है कि आप तो चले जाते हैं 3-4-5 साल हुकूमत अपनी पूरी करके या अधूरी छोड़ के। इससे जो इदारे हैं ना राना साहब, वो बेतौकीर होते हैं। इससे एक जिसे कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशनल जो है ना डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है मुल्क के, अवाम का एतमाद उठ जाता है इदारों से कि यार जब इदारों में हॉर्स ट्रेडिंग हो और आपके जो नुमाइंदे हैं वो बिक रहे हो वहाँ पे, ठीक है, पैसे लेके उनको सेनेटर बनाया जाता है,
तो फिर वो क्या आवाम का कॉन्फिडेंस होगा? अच्छा, जब वो लोग पैसे दे के वहाँ पे इदारों में आएंगे तो आपको क्या लगता है वो आपके लिए कानून साजी करेंगे? वो तो भाई अपनी जो उन्होंने पैसे भरे हैं वो पहले तो वो निकालेंगे, फिर उस पर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर अगली इलेक्शन लड़ने का सोचेंगे, वो भी पैसे निकालेंगे। वो आवाम के इंटरेस्ट को तो जहन में नहीं रखेंगे ना आवाम के लिए। बराबर, आपसे तो मुझे एक सवाल ये जानना है बतौर तजियाकार कि पीडीएम को देख कहाँ रहे सेनेट इलेक्शन में? यानी वाकई कोई जान है, कोई ऐसी सूरत हाल है कि वैसे तो लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया जा रहा है, बाकी एहतजाज की भी बात हो रही है, लेकिन सेनेट इलेक्शन में भी अपीयर होना है, तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना क्या इकट्ठे नज़र आते हैं और कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि ये वाकई सेनेट इलेक्शन में कोई नुमाया कारकर्दगी दिखा पाए? देखिए राना साहब, एक तो ये उनका अच्छा एक डिसीजन है कि सेनेट इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि इस गवर्नमेंट को कोई गैर आइनी तरीके से निकाला जाए, अनडेमोक्रेटिक वो हो भी नहीं सकता, अनडेमोक्रेटिक तरीके से निकाला जाए। डेमोक्रेटिक आपके पास कोई भी स्टाइल है तो डेमोक्रेटिक जो तरीका है वो आप यूज करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी है। और जो सेनेट में ये ले रहे हैं तो सिस्टम में रह के जो है ना आपने रिफॉर्म करने होते हैं, बेहतरी लानी है, तो ये इनका बड़ा अच्छा पीडीएम का डिसीजन है। और दूसरा, जहां तक अभी तक जो एक प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि पीटीआई को एक सुपेरियरिटी हासिल है, पीपी की दूसरे नंबर पे सीट्स आएंगी और इस तरह जो है ना वो एक जो है नंबर ऑफ सीट्स होंगी जो एक्सपेक्टेड हैं। और तीसरी आपने चीज़ पूछी पीडीएम का लॉन्ग मार्च पे। देखें, पीडीएम के दो इंटरेस्ट हैं, एक है उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, दूसरा उनका है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल में जो है ना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट तो उन्होंने अचीव कर लिया। देखें, पीडीएम से पहले एक तो पीडीएम का बनना इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है कि कोई लेफ्ट की पार्टी है, कोई राइट की पार्टी है, बिल्कुल इत्तेहाद है अपोजिशन का। देखें, पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी नेचुरल राइवल्स हैं, नेचुरल राइवल्स हैं। वो उनका आपस में उनका एक पेज पे आ जाना, मौलाना फजल रहमान का आ जाना, ये खुद एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो उनके, देखें अब वो अलायंस है, वो कोई एक पार्टी नहीं है, अलायंस बनाए। अलायंस पे हमेशा इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। अभी तक पीडीएम का सर्वाइव करना एक दूसरी उनकी कामयाबी है, ठीक है। तीसरी कामयाबी उनकी ये है कि देखें, पीडीएम बनने से पहले जो है वो जिस तरह की मुल्क में एक वो थी, एक टेम्परेचर था, एक विक्टिमाइजेशन हो रही थी उसके करप्शन के नाम पे, ठीक है। देखें, करप्शन पे अकाउंटेबिलिटी उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो वो नहीं होती। तो अपोजिशन पार्टीज को थोड़ी स्पेस मिली है इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म की वजह से, ये भी उनकी बड़ी कामयाबी है। अच्छा, तो अभी हालिया सूरत में आपको लगता है उनका लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो राना साहब ये है कि मेरे ख्याल में पीडीएम भी गवर्नमेंट को निकालना नहीं चाहती, वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो ये मोमेंटम को मेंटेन रखना चाहते हैं ताकि अगले जो इंतखाबात हैं वो साफ शफाफ हों, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो। तो पीडीएम ये समझती है तो फिर उसमें उनको फायदा होगा, तो ये वो मोमेंटम को मेंटेन रखना चाहती है। उनका भी ये इंटरेस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें हो सकता है कि फिर इस निज़ाम को ही रेप अप किया जाए, फिर उसमें तो सारे लूजर्स होंगे। सही, तो चले मैं राया साहब से जानता हूं कि राया साहब आपको क्या लगता है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो रही है? बिल्कुल सर, 100% हो रही है सर। अब देखें, जो भी मैं भी अगर मैं इत्तफाक करना या ना करना है वो अलग बात है, लेकिन बीइंग एन एंकर और एक जर्नलिस्ट के हवाले से कि फिंगर टिप्स पे आप नाम गिन सकते हैं, वाकई नून लीग के इतने लोग जो हैं जेलों में जा चुके हैं और वो मरकजी की आदत है, बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई आम कारकुन की बात नहीं हो रही। लेकिन उसके बरक्स आपने तो एक रिपोर्ट भी शाया कर दी, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे भी कोई शख्स आपको लगता है कि पीटीआई का या जो हुकूमत में है, और इसके अलावा बीआरटी, मालम जब्बा केस, बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है, उनके जितने भी लोग हैं वो क्यों नहीं अभी तक कोई उसका रुख कर पाया? सर, इससे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका मुझसे बनता ही नहीं है, ये आधारों से बनता है। पहला मैं आपको इसका सवाल जवाब देता हूँ कि राणा साहब आप माशाल्लाह तजिया करते हैं और ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर भी हैं। राणा साहब मुझे ये बताएं, नेब किसके अंडर है? गवर्नमेंट अदारा है ना, और वो बिल्कुल वो जो चाहते हैं खुद करते हैं, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। सही, जिसको वो बुला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब नेब आपका रेफरेंस लाता है तो सुप्रीम कोर्ट में लाता है, सही, वो आज़ाद अदलिया है, डिसीजन तो वो करते हैं ना। नहीं, चेयरमैन नेब तो एक बार जुमला भी बोल चुके, हवाओं का रुख बदल रहा है। सर, हवाओं का रुख बदल रहा है, अब उन्होंने किस तंज में बोला, हम उसको नेगेटिव करके पीटीआई से जोड़ेंगे, ये हमारा तजिया है। अब ये तो नहीं कर सकते ये उन्होंने खान साहब की वजह से बोला, ऐसा नहीं है। मालन जब्बा में हमने उनको नहीं रोका, करप्शन है भाई लेके आओ, लेकिन वो स्टे ऑर्डर, सर स्टे ऑर्डर वो कर रहे हैं ना, अब लेके आए। अगर वो दूसरे हमारा कोई भी बंदा करप्ट है, अब लेके आए। आपकी बात मान लेता हूँ, वजीर आजम ने कहा है कि अपोजिशन जितने चाहे लॉन्ग मार्च करे, अवाम करप्शन बचाने नहीं निकलेंगे,
एनआरओ दे दिया तो सब आंख का तारा कहेंगे। आपको लगता है वाकई ऐसी ही सूरत हाल है कि एनआरओ की वजह से मामला बिगड़ते हैं या वज़ीर आज़म को मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल सर, अवामी मसाइल कहीं नहीं नजर। सर अवामी मसाइल हैं, अवामी मसाइल हम समझते भी हैं, खान साहब समझते हैं। हमारी डिस्कस में आपको बताता हूँ, असद उमर साहब हमारे नायब कप्तान हैं, यकीन करें जब उनको जिन दिन में कोरोना हुआ है वो कराची में थे, वो लाइव कैम्प में थे। वो हम जो काम कर रहे थे वहाँ आ तो नहीं सकते थे, लेकिन कैमरे में लाइव थे उनकी टीम, हम उनको दिखा रहे थे हम क्या काम आवाम के लिए कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट्स जो होती हैं। तो ये सोच ही ना कि खान साहब अपनी ज़ात के लिए कभी सोचते ही नहीं है, ठीक है, वो आवाम के लिए भी सोच रहे हैं। और खान साहब ने इनको ऑप्शन भी दिया है, भाई आप आए, मैदान खुला हुआ है, मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा, आपका हक है। नहीं तो आपको ये ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो वाकई कोई बगाड़ के लिए सब कुछ कर रही है? लॉन्ग बात सर बगाड़ के लिए करें वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास इतनी ताकत, इतना नंबर ही नहीं है, इतनी अवाम ही नहीं है। अवाम निकलना बच्चों का काम नहीं है। खान साहब एक लेजेंड आदमी, उनके लिए अवाम 126 दिन जहाँ बैठी रही है। ये आपको लगता है पीडीएम में ऐसी कोई शख्सियत है जो अवाम को बैठा सके? ये 10 बंदे लेके साथ नहीं आ सकते सर। ये इसलिए मौलाना साहब सारे अपने जितने भी तालिबान हैं, सारे तालब हैं, इल्म हैं, उनके मदरसात जितने मदरसों में सारे लोग लेके आ रहे हैं। उनके ताकत पे आपस में इनकी कौन सी बनती है? किसी की आपस में नहीं बन रही, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि अवाम उनके साथ नहीं है, तो आप यकीन से कह सकते हैं अवाम आपके साथ है? 100%। जो मसाइल हैं, जो महंगाई है, आटा चीनी दालें शायद ज़रूरिया, और ये यानी 31 दिनों में 3 बार तो पेट्रोल बढ़ गया सर। अवाम सब समझते हैं, बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं। राना साहब आवाम सब समझते हैं, आपके एंकर अवाम से ही सवाल करते हैं, सही, अवाम आपको जवाब देते हैं, अवाम सब समझते हैं। तो मेरी नज़र में या मैंने भी जितने लोगों से बात की है वो तो यही कह रहे हैं कि महंगाई का रोना रोया जा रहा है। सर जरूरी तो महंगाई है, हम इस चीज़ से गलत तो नहीं है, महंगाई तो है। मेरे ना कहने से मैं ये कहूँ कि महंगाई नहीं तो ये तो गलत होगा। तो 6 मंथ सर आप वेट करें, महंगाई हर चीज़ तो आपके दौरानिए की हुकूमत सर 3 साल में क्राइसिस देखें क्या क्या हमने भुगते हैं सर। सही, सबसे सबसे बड़ा तो हमने कोरोना का भुगता है सर, हम सारा कुछ फेस कर रहे हैं, वो चीज़ भी तो आप सामने चलें। मैं कोरोना के हवाले से भी आपसे सवाल करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपोजिशन जितने चाहे लॉन्ग मार्च कर ले, करप्शन बचाने के लिए अवाम नहीं बाहर आएंगे, और एनआरओ दे दिया तो सब आंख का तारा कहेंगे। ये एनआरओ का कॉन्सेप्ट अभी भी राना साहब, मैंने जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे किताबें पढ़ी हैं, तारीख ये बताती है कि आज तक इस मुल्क में किसी भी सियासतदान ने किसी को एनआरओ नहीं दिया, ना उसकी औकात होती है। सबसे पहले ये बात, अगर आपने कोई इस लफ्ज का इस्तेमाल किसी सोच या चाल किताबें तो हो सकता है, अगर आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो हो सकता है मुझसे मिस आउट हो गई, तो आप जरूर मुझे रेफर कीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूंगा कि किसी सियासतदान ने कभी एनआरओ दिया है पिछले 70। नहीं, ये तो वाज़ेह तौर पे शाहिद खान अब्बासी बहुत दफा कह चुके, लेकिन चलें वज़ीर आज़म की खुशी किताबें, आगे मैं अपना पॉइंट कंप्लीट करूं। एक तो ये चीज ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का बार बार ये चीज वो करना, वो अपना एक वो जो है ना, ये नहीं करना चाहिए कि जी मैं एनआरओ, सबको पता है कि आप एनआरओ दे ही नहीं सकते, ठीक है, और आप पीडीएम बनने के बाद आपकी स्पेस कम हो गई है, ठीक है, जो पहले आप बिल्कुल एक ऑल इन ऑल थे इस सिस्टम में, लेकिन अभी पीडीएम के बाद देखें पीडीएम ने काफी एक प्रेशर बिल्ड किया है गवर्नमेंट पे, इस पे कोई शक नहीं। इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि आए बैठ के बातें करें। जब अगर आप पे प्रेशर नहीं है तो आप उनको क्यों कह रहे हैं कि आप बातें करें? जो लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से दूसरी चीज ये जो एनआरओ का वर्ड है ना, देखें एनआरओ ने परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को दिया था, उस सियासतदानों को नहीं दिया था, अपने आप को दिया था कि आप लोग वापस आए, मुझे ना छेड़ें, ठीक है, मुझे पावर में रहने दें। तो बेसिकली अगर आप उस एंगल से देखें तो एनआरओ उसने डिक्टेटर ने अपने आप को दिया था। सियासतदान कभी किसी को एनआरओ नहीं दे सकता, तो खान साहब क्या देंगे एनआरओ? बहरहाल खान साहब इस बात को बड़ा बेहतर जानते हैं। सर इसमें मैं आप एनआरओ की मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एनआरओ जो है, आप कह रहे हैं कि एनआरओ खान साहब नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर कौन है सर? पूरे मुल्क इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चला रहा है, बिल्कुल सारे उसके ताबे अदारे, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अवाम की दूसरी बात अपनी बात अगर मैं दूसरी बात जो एनआरओ ना देने का जो वर्डिंग वो यूज कर रहे हैं, एनआरओ ना देने का वर्डिंग ये यूज कर रहे हैं, इसका ये मकसद नहीं कि मैं आपको एनआरओ दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि मैं आपके साथ कोई भी गलत डील नहीं करूँगा जो अवाम के मुफाद में ना हो। मैंने जो वादा किया था, आप करप्ट हैं तो आप जेल में जाएंगे, उसके साथ में डील आप इस्तेमाल रखें। एनआरओ का इस्तेमाल उसमें बनता नहीं है, लेकिन मैं इस बहस पे पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, तो ठीक है। अच्छा, मैं तो ये भी इजाजत देता हूं कि वजीर आजम अपनी खुशी से कह रहे हैं, वो किस सोच किताबें कह रहे हैं ये उनकी सोच है, बिल्कुल, और उस पे यानी ये कदगन अपनी जगह पे कि इलेक्टेड पीएम भी
NRO नहीं दे सकता, और इसके बारे में वाज़े तौर पे शायद खाकान अब्बासी बोल चुके, उनसे कई बार ये सवाल हो चुका, लेकिन अब वो शायद क्योंकि वज़ीर आज़म खुश होते हैं तो उन्होंने भी लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो मुनव्वर क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि देखें अब तो 2 पॉइंट्स थे मेरे। एक तो ये है कि अब तो अपोजिशन कह रही है कि NRO हमसे मांगा जा रहा है, हमसे जो है ना मुलाकातें हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ के भाई ने पहले मुबीन भाई ने फरमाया कि जी जो इदारे आज़ाद हैं, थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, और नेब वगैरह वो इंडिपेंडेंटली वो करते हैं, और इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी फरमा रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑल इन ऑल हैं, सारे इदारे उनके अंदर हैं, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन है। प्राइम मिनिस्टर फिर किस चीज का हुआ अगर उसको ब्लैकमेल आप करते हैं? तो भाई आप प्राइम मिनिस्टर जो है ना मोस्ट पावरफुल आपकी ऑफिस होती है, आपको अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो आप उसकी ब्लैकमेल में आते क्यों हैं राना साहब? आप क्यों आते हैं? आपको तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया है ना कि आप आए, निजाम को चेंज करें। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन सर खान साहब आके, मैं अपने भाई है मेयर साहब मेयर साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो NRO दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अदलिया आज़ाद है, हर अदारा आज़ाद रखा हुआ उन्होंने। लेकिन याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई इशू होता है, कोई भी डिबेट होती है, तो सारे अदारे प्राइम मिनिस्टर के सामने ही बैठते हैं ना, फिर फैसला होता है। ये तो नहीं होता। NRO का मकसद मैंने आपको बता दिया कि वो अपोजिशन को कभी भी समझौता नहीं करेंगे जेल जाने पे। सही, यानी जिस तरह आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझौता वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने NRO का ही क्यों इंतखाब किया लफ्ज़ बोलने का? हालांकि ठीक है। और दूसरा क्राइसिस, इमरान खान चेंज की बात की, चेंज तो भाई करने जा रहे हैं ना, हाथ क्यों बांध रहे हैं? राया साहब चेंज तो करने जा रहे हैं, करने तो दें। नहीं करता हूँ। अहम बात तो ये है कि आपका ताल्लुक PTI से है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और डिफेंड भी आप उसी को कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भी है जिस पार्टी के साथ आप हैं, मौजूद हैं, और वो जिम्मा भी आप ही का है, आपको ही देखना बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम फख्र समझते हैं खान साहब। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका अगर बैकग्राउंड बनाऊं मुनव्वर को भी, कि आपका ताल्लुक तो आज़ाद कश्मीर से है। जी बिल्कुल। वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं राजा फारूक हैदर, वो आपके अजीज भी हैं, अजीज भी हैं। जी बिल्कुल, अजीज भी हैं। जी बिल्कुल। इसके बावजूद PTI क्यों ज्वाइन कर? सर आप मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा होगा वो अपना नज़रिया रखेगा, वो अपने नज़रिए पे बात करेगा। मेरे वालिद साहब शुरू से पीपल्स पार्टी में थे। अच्छा। कराची से उन्होंने सियासत पीपल्स पार्टी से स्टार्ट की, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो पीपल्स पार्टी से आते नहीं कहीं भी, वो उधर ही रहते हैं। सही। और बाकी जितनी भी फैमिलीज हैं सारी नून लीग में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में हम PTI में सबको ले आएंगे। नहीं तो मैं इसको लफ्ज़ बगावत समझूं या कोई अट्रैक्शन है वाकई कि आपको नजरियाती तौर पे आप? सर बगावत नहीं समझ सकते, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे इजाज़त थी, आप अपने नज़रिए के हिसाब से चलें जो आपको सही लगता है। तो मेरा नज़रिया यही था कि खान साहब सबसे बेस्ट है, वो एक लेजेंड है। ये तो आपका आबाई इलाका है आज़ाद कश्मीर। जी बिल्कुल। यहाँ पे भी लाजम बात है कि आपका वोट इस्लामाबाद का है, और आपने पूरी सपोर्ट की है असद उमर को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ के मसाइल जो इस्लामाबाद के मसाइल हैं वो आपको हल होते हुए नज़र आए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने NA54 के अंदर, हमारा हल्का NA54 बनता है, तो मैंने इतनी मेहनत कभी उनके वहाँ पे MNA पहले बनते थे, जो मिनिस्टर भी बने हैं, MNA भी बने, अंजम वकील खान साहब नून लीग की तरफ से, जबकि वो उनकी अपनी फैमिली के मेंबर हैं NA54 के। सारे लोग अभी भी उनके घर जाते हैं, वो कोई काम नहीं करा सके। ये असद उमर साहब हैं। आप स्ट्रीट लाइट्स देख लें, रोड्स देख लें, कारपेट बचने देख लें, गैस के सर इतनी अरसा बाद गैस आपकी लग रही है गली गली में, पानी आपकी गली में लग रहा है, काम आपका ऑन द ग्राउंड नज़र आ रहा है सर। जिस टाइम मर्जी अब टीम भेज के NA54 का आप दौरा करवा लें, आपके सामने काम और सारी रियलिटी नज़र आएगी। तो ये जो हम 2-2 बजे वबा के हवाले से सर, जो वबा हुआ, कोरोना क्राइसिस हुआ, उसमें सर हमने ना करते भी 15, मैं NA54 की बात करूँगा, अपनी बात करूँगा, 15,000 फैमिलीज़ को घर जाके सफ़ेद पोशी के अंदर राशन उनके घर पहुंचाया गया, और हर फैमिली को जो हम समझ सकते थे इस लायक है 12,000 रुपये उनको उनके घर दिए गए इज्जत के साथ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह NA की बात के हक में नहीं हूँ, इस्लामाबाद की मैं पूरी फैमिली सर, इस्लामाबाद में NA53 अस्पतालों में ऐसी सहूलियत मैसर हैं सर? बिल्कुल है। अब हॉस्पिटल में जाते हैं, पिम्स की मैं बात करता हूँ, पिम्स में आप जाते हैं, कोई भी काम होता है फ़ौरन वो हो जाता है, आपके पास शिकायत नंबर है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, फ़ौरन आप शिकायत करें, सेकंड में आपका उसी वक्त वो अमला सुनता है। ऐसा होता ही नहीं कि आपकी वो ना सुनी जाए। अगर कोई शख्स रिपोर्ट कर रहा है तो वो बाकायदा और बाज़ाब्ता हल की जा रही है। उसके बगैर भी सर मैनेजमेंट में हमारा बंदा बैठा हुआ है, हमें रूम मिला हुआ, अंदर हमारी राब्ता कमेटी का बंदा बैठा हुआ, उनके जो भी इश्यूज हैं हम उससे सॉल्व करते हैं। असद उमर साहब के जाते थे कोऑर्डिनेटर। आने वाले दिनों में अब कोरोना की सूरत हाल सर, अभी मुझे लगता है अल्लाह ताला के करम से कि बहुत जल्द हमारी इस वबा से जान छूट जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा सर मैं ऐड करना चाहूँगा अपने कश्मीर के हवाले से। तो सर हमारे कश्मीर का जो हल्का है वो राजा फारूक इधर एक प्राइम मिनिस्टर भी है, माशाल्लाह सियासत करते हुए अरसा हो गया उनको वहाँ से, लेकिन
ज़िला झेलम वैली करते हैं, पहले हटिया वाला कहा करते थे उसको, अब ज़िला झेलम वैली हो गया, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, राजा साहब ने किया। सर ज़रा भी काम नहीं हुआ। इंसान की शख्सियत ये होती है कि वो अपने हलके में काम कराए। हमारा हलका आप जाएं झेलम वैली के अंदर, आप देखें, आपको ज़रा भी काम हुआ नहीं नज़र आएगा। और जो राजा साहब की नुमाइंदगी करते हैं ना सर, वो कहते हैं अक्स होता है। चलें, इसका जवाब तो राजा साहब खुद दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपसे मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आने वाले हैं जी, तो उन इंतखाबात के हवाले से पीटीआई कहाँ देख रहे हैं आप? सर इंशाल्लाह पीटीआई सबसे मेजॉरिटी में होगी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, लेट्स सी कि क्या सूरत हाल होती है, और आपने भी क्या कुछ ठाना हुआ है कि अपने इलाके को बदलेंगे? इंशाल्लाह सर बदलेंगे, इंशाल्लाह सारी सोच हमने लिख के रखी है, हमने क्या क्या बदलना है। मुनव्वर, मैं ज़रा कराची का रुख करता हूँ और आपसे कराची इंतजामिया गैर कानूनी फार्म हाउसेस के खिलाफ इन एक्शन, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अलीम आदिल शेख का फार्म हाउस भी गिरा दिया, कार्रवाई पर हंगामा आ रहा है, मुजाहिरीन की तोड़ फोड़, अमले पर भी तशद्दुद, बल्कि अब तो वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन हलीम आदिल कहते हैं कि कार्रवाई इंतकाम पर मबनी है, तो कैसे देख रहे हैं? और बल्कि इसमें बिलीवर कह रहे हैं वो पीडीएम की। देखें राना साहब, ये जो तजावुज़ात को, इंक्रोचमेंट्स को जो हटाया जा रहा है, एक तो ये होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, किसी को रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बल्कि नासिर शाह वो वाज़े तौर पे उन्होंने बोला है कि ये अदालती हुक्म के तहत रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि किसी रियासती ज़मीन पे या किसी की पर्सनल ज़मीन पे कोई भी जो है ना कब्ज़ा ना करे, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, तो उसमें दो चीज़ें एक सामने आती हैं। एक तो ये है कि इससे ये एक इम्प्रेशन जाता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो पंजाब में जो चीज़ हो रही है, जिस माहौल में हो रही है, या वो सिंध में जो चीज़ हो रही है, तो जो जाहिर बात है जिसकी आप वो घर डेमोलिश करेंगे तो वो यही तासुर देगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। क्योंकि माहौल गनी तो बल्कि वाजे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, और उन्होंने मशवरा भी दिया है अदालत चले जाए कि माहौल इस तरह का बना हुआ है। सईद गनी साहब को जो कराची में इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इंक्रोचमेंट होगी मुल्क में, तो वो भी उनको नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, बाकी भी नजर, मैं तो कहूँ अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है उसमें इंप्रेशन ये मिल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इसमें भी दो चीज़ें, एक तो यह है कि जब बात आती है अशराफिया की इंक्रोचमेंट को हटाने की और गरीब के हटाने की, तो उसमें भी हमें एक तजाद नज़र आता है। देखें, जब अशराफिया की बात आती है तो आप हाउसिंग स्कीम्स से पैसे लेके, जो उन्होंने ज़मीनें कब्जे में करके बनाई थी 300-400 अरब रुपए लेके, वो आप उनको रेगुलराइज करते हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करते हैं। ठीक है, आप इस्लामाबाद के अंदर मैप्स चेंज करा के चीज़ों को रेगुलराइज करते हैं जब बात गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के घरों की आती है। लेकिन एक गरीब आम जो पाकिस्तानी है, रेडी वाला, उसको आप उठा के फेंक देते हैं, उसका घर गिरा देते हैं। उसको क्यों नहीं रेगुलराइज करते? उसको क्यों नहीं कहते कि भाई इसका मुआवजा दो, ये ज़मीन आज से आपकी है? आप इस्लामाबाद में जो इन्होंने डेमोलिश किए, लोगों को बेघर कर दिया, तो वो तो गैस और बिजली का बिल पे कर रहे थे। साहब क्या कहेंगे आप यहाँ पे? तो ये अशराफिया के लिए अलग कानून है इस मुल्क में, और गरीब के लिए अलग कानून है। गरीब का आप ठेला उठा के फेंक देते हैं, रेडी उठा के फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन अमीर जो इंक्रोचमेंट करते हैं इस मुल्क में, उनको आप कुछ नहीं कहते और उनको रेगुलराइज कर देते हैं। ठीक है, अदालतें रेगुलराइज कर देती हैं। तो ये निज़ाम ऐसे नहीं चलता। जब क्या कहेंगे राजा सर, मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे। मैं कराची से लेके यहाँ तक लेके आऊँगा आपको। ठीक है, मेरा क्योंकि 16 साल कराची में मैंने गुजारे हैं, बेसिकली स्टडी मेरी कराची में ही है रही है। सर कराची को मैंने देखा है, आपके पास रोड्स नहीं है, निकलने के लिए आप जा नहीं सकते सर। तो जब आप सदर में चले जाएं और सदर में देखें ठेले कहाँ लगे हुए, कैसे लगे हुए, किसने लगाए हुए हैं। और दूसरी बात सर कहते हैं, ये उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ आप जानबूझ के कर रहे हैं। सर अगर हम कोई गिरा रहे हैं जो, लेकिन नहीं, ये तजावुज़ हम गिरा रहे हैं, के रहनुमा है हलीम आदिल। सुने सर, तजावुज़ हम गिरा रहे हैं, अब चोर अब पीपल्स पार्टी का निकलता है, इसमें हमारा कसूर है सर? अब जब सारे चोर पीपल्स पार्टी वडेरा सिस्टम उसने रखा हुआ है, अब वो सब उसने बनाया हुआ है। इसमें ये सूरत हाल है कि हलीम आदिल शेख का, क्योंकि उन्होंने घर वो फार्म गिराया है जी बिल्कुल, तो वो हलीम आदिल शेख ये कहते हैं, पीटीआई रहनुमा, कि जी मिली भगत है, हमने लाहौर में क्योंकि ऐसे किया है, तो ये पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देते हुए ऐसा कर नहीं सर। सबसे पहली बात, अलीम शेख साहब को मैं बताऊंगा, अगर उनको लगता है ये गलत है, वो अदालत जाए, स्टे लें। ये तो मशवरा गनी साहब ने भी उन्हें दे दिया है। अदालत तो आपको क्या लगता है पंजाब में जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ सर? वो भी तो कोर्ट में चले गए, वो जो आदमी सर कोर्ट में जाएंगे, जाहिर सी बात उनके पास यही ऑप्शन है। अब पेरिस देखें सर, पाकिस्तान में रहते हैं, पैसा कहाँ से आया, कैसे लगा लिया आपने? ठीक है, वो लगा लिया, पेरिस बना दिया, गुंडागर्दी सर,
ऊपर से ऐसा बंदा जिसको कोई हाथ ही नहीं डाल सकता, आपने अप्रोच दी हुई है। ऐसा वो जरूर होते साहब साथ में, तो मैं उनसे आपसे ये सारा मामला राना साहब, इसमें मेरा एक पॉइंट है कि जो सियासी पार्टी हैं हमारे मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो है ना, उनके लिंक्स हैं, जो लैंड माफिया है, ठीक है, वो उनको फंड्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। इस तरह के लोगों से उनको देखें, जो खोखर पैलेस गिरा या वहाँ पे पूरे लाहौर को पता है कि उनकी क्या रेपुटेशन, और ये पूरे मुल्क में मसला है लैंड ग्रैबिंग का। ये सिर्फ सिंध में या सिर्फ लाहौर में, ये पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद के अंदर ये चीज़ है, ठीक। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे जो है ना कब्जे हुए हैं, ये पूरे मुल्क में मसला है। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि आप अपने सोर्सेज ऑफ जो है ना रेवेन्यू या फंडिंग जनरेट करें, आप, ताकि आपको जरूरत ना पड़े कि इस तरह के जो माफियाज हैं लैंड माफिया पे आपको लगता है सोर्सेज जनरेट होंगे। मुझे 2 मिनट दें आप, मैं आपको बताऊं। 2 मिनट महदूद वक्त है मेरे पास, आप बोलें। सर मुझे पंजाब से जब ये काम हुआ, पंजाब से मुझे फैमिलीज के फ़ोन आते हैं, सर हमारे घर पे कब्जा है, हमारे रेफर करते हैं, हमारे यहाँ पे कब्जा है। अभी उनको पता लगा है भाई कब्जा है तो कोई गवर्नमेंट आई है जो छुड़ा के दे रही है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, भी चेंज करती रही ना सर। आईजी वजीर आजम ने तो खुद जो काम सुने, जो काम आईजी साहब को दिया जाएगा, अजीज़ो अकारब का कोई मामला होगा तो कुछ भी हो सकता है। आम आदमी, राणा साहब सिंपल सा सवाल है, माशाल्लाह आम आदमी तक एक्सेस है, आम आदमी का काम हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। आईजी साहब के साथ इस्लामाबाद साहब के जो आईजी, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। राजा मुबीन साहब आपकी आमद का, मुनव्वर आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।